हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम 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 टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ अभय बैच क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही आसान सा चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा सबसे पहला चैप्टर आपकी क्लास 10th की मैथ्स का ये चैप्टर हमारे सामने आ चुका है। क्या हाल चाल है आप सभी के, क्या हाल चाल है आप सभी के। रिफ्रेश कर लो, क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। हेलो जी, हेलो जी। जितने भी आरंभ बैच वाले बच्चे थे, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। जितने भी अभय बैच वाले बच्चे, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। आज की इस क्लास में हम इस लेक्चर में इस चैप्टर को उठा के बिल्कुल जीरो से उखाड़ के एंड मोमेंट तक जाके फाड़ के फेंक देंगे। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का इस लेक्चर के बाद तुम अटेम्प्ट कर पाओगे और हर एक क्वेश्चन में तुम पूरे मार्क्स लेके आ पाओगे। यह बात की गारंटी है आज इस लेक्चर में दे रहा हूं। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो मेरी आवाज एकदम सही आ रही है, मेरा मुखड़ा एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, तो थम्स अप कर दो एक बार चैट्स में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या हाल चाल है जी, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैथ्स का पहला लेक्चर, मैथ्स का अभय बैच का पहला लेक्चर आज हम ले रहे हैं यूट्यूब पे लाइव। यूट्यूब पे पहला लेक्चर लाइव लेने का मोटिव ये रहता है, इसके पीछे का कारण ये रहता है जिससे कि और बाकी बच्चों को ये पता चल सके कि किस तरह से हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे। तो अगर किसी बच्चे को अच्छा लगे तो वो अभी भी एनरोल हो सकता है। ये लेक्चर का मोटिव होता है। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से एक नई कॉपी लेके बैठना और उस कॉपी में ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना कि इस साल मैं 100/100 लेके आऊंगा, इस साल मैं 100/100 लेके आऊंगी। ये बड़ा बड़ा लिख लो अपनी नई कॉपी के ऊपर। क्या लिखना है, बड़ा बड़ा लिख लो। क्या लिखना है, क्या लिखना है, हमें लिखना है कि इस साल मैं 100/100 लेकर आऊंगा या आऊंगी। अब मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इतनी, पर तुम फील समझ गए होगे। कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मेन चीज है कि ये तुम्हारी कॉपी में बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा होना चाहिए। जो नई कॉपी तुम बना रहे हो, एक नई कॉपी, कोरी कॉपी बना लो, उसमें बड़ा बड़ा लिख दो कि इस साल मैं 100/100 मैथ्स में लेके आऊंगा। ये एम हमें नीचे नहीं रखना है, ये एम हमें कम नहीं करना है, ये हमें छोटा नहीं रखना है। भैया कोई बात नहीं, आज तक 70 आए हो, कोई बात नहीं तुम्हारे आज तक 60 आए हो, कोई बात नहीं तुम्हारे आज तक 80 आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल तुम बोर्ड की परीक्षा में 100/100 लेके आओगे अगर तुम दो चीजों को फॉलो करो। क्या है वो दो चीजें, क्या है वो दो चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। पहला कि जो भी लेक्चर यहां पे पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर अटेंड करना है। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं 90% बच्चे ये भी नहीं करते हैं, 90% बच्चे ये भी नहीं करते हैं। जितने बच्चे अभी बैठे हैं ना, उनमें से मात्र कुछ बच्चे होंगे जो आखिरी तक जाएंगे, आखिरी तक, आखिरी लेक्चर तक रहेंगे। आखिरी लेक्चर तो छोड़ो, आज के लेक्चर में बहुत कम बच्चे होंगे जो एंड तक बैठेंगे। तो सबसे पहली कमिटमेंट तुम्हें क्या करनी है, सबसे पहली कमिटमेंट ये करनी है, चाहे बुआ की शादी हो, चाचा की शादी हो, मौसी की शादी हो, किसी की भी शादी है घर में, तुम्हारी खुद की शादी हो, तुम्हें लेक्चर नहीं छोड़ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी लेक्चर मिस हुआ ना, तुम मान लेना तुम पूरी जनता से बहुत पीछे चले जाओगे। तो सबसे पहली चीज है कमिटमेंट, कि जो भी लेक्चर यहां पे हो रहा है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है। सेकंड कमिटमेंट, जो भी यहां पे पढ़ाया जा रहा है, जो भी यहां पे होमवर्क दिया जा रहा है, बस उतना करना है। उसके अलावा लोग तुम्हें 100 चीजें बोलेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें 100 बुक्स बताएंगे, कुछ नहीं करना। जो मैं यहां पे बता रहा हूं, मात्र उतनी चीज को फॉलो कर लोगे ना, तो ये जो एम तुम इस साल लेके बैठे हो ना, इस एम में एक भी नंबर कम नहीं होगा। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आंखों में आंखें डाल के देखो, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर बच्चे लेके आए हैं,
तो मात्र दो चीजें तुमसे मांगी है, मात्र दो चीजें तुमसे मांगी है। पहली चीज है रेगुलर रहना है, एक भी क्लास की छुट्टी नहीं करनी, रोज दिख जाने चाहिए तुम रोज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज जो यहां पे मास्टर बता रहा है उस पर ट्रस्ट करना है और उसको फॉलो करना है। ट्रस्ट एंड फॉलो, जो चीज यहां पे बताई जा रही है उस पर ट्रस्ट करना है और फॉलो करना है। अगर तुमने मात्र ये दो चीजें कर ली, कुछ नहीं करना यार, नहीं करने 100 क्वेश्चन, नहीं करने 100 बुक्स, जितना मैं यहां पे बता रहा हूं वो क्रिस्प एंड क्लियर बता रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हें लगेगा भैया तुम तो यार बहुत कम क्वेश्चंस करवाते हो, मेरी जान 1000 क्वेश्चंस करवाना गोल नहीं है, 10 करवाऊंगा, पर वो 10 करवाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 10 करवाऊंगा, पर सिर्फ वो 10 करवाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। इस तरीके से, इस रिसर्च के साथ मैं यहां पे आया हूं। तो ये दो चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, ये 100/100 तुम्हारे कहीं नहीं गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एम हमारा जो है एक भी नंबर कम नहीं रहेगा। एम जो है हमारा वो एक भी नंबर कम नहीं रहेगा। एम हमारा हमेशा के हमेशा हर बार का यही है कि हमें इस साल भी लेके आने हैं एम 100/100 इन मैथ्स। एम जो है हमारा वो है 100/100 इन मैथ्स, 100/100 इन मैथ्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी मोटिवेशन के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का, इसी मोटिवेशन के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। क्लियर है? क्लियर है? हर चीज क्लियर है? हर चीज क्लियर है भैया? इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे लाइव क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। शुरुआत करते हैं श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, जीरो से लेके एंड मोमेंट तक हाथ पकड़ के रहेंगे। हर एक चैप्टर को मात्र 45 दिन में कवर करवाएंगे, ये तुम्हारे शोभित भैया का वादा है। बस मुझ पे ट्रस्ट रखना है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं चैप्टर में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसा कि इस डेफिनेशन को ये कहते हैं, इस डेफिनेशन को ये कहते हैं, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूं। हमारे पास कम टाइम है, कम टाइम में सिर्फ वो चीज पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आ रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक एक डेफिनेशन को नहीं उठाएंगे, जो आ रहा होगा सिर्फ वो पढ़ेंगे। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आने वाला सबसे पहला टॉपिक जो है तुम्हारा इस चैप्टर का, वो टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। मैं कह रहा हूं फिर से, तुम्हें लगेगा भैया यार क्या चीज करवा रहे हो, मैं वो बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो आएगा, ठीक है? जो करवा रहे हैं वो आएगा, बस वही करवाऊंगा। फालतू डेफिनेशंस और फालतू बेसिक्स में वो साल की शुरुआत में पढ़ते हैं, बेसिक्स वगैरह जो है वो साल की शुरुआत में पढ़ने होते हैं। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, डायरेक्ट उन चीजों पे जाएंगे जो आने वाली चीजें हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है मेरी जान, वो सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा है HCF एंड LCM। पहला टॉपिक जो है तुम्हारा इस चैप्टर का वो है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM निकालने का बहुत आसान सा तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूं। HCF एंड LCM निकालने का बहुत आसान सा तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है 16 एंड 18। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 16 और 18 का HCF और LCM हमें निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे? 2 सेकंड का फोकस बोर्ड पे रखना, बस 2 सेकंड का फोकस बोर्ड पे रखना, बस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 16 का करेंगे हम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है भैया? फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, देखो ये ऐसे 2 डंडी लगाते हैं, 16 लिखते हैं, बचपन में करा है हमने। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 का जो फैक्टराइजेशन है वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर में 4। ये होगा 16 का फैक्टराइजेशन। अगर मैं सिमिलरली 18 का फैक्टराइजेशन करने की बोलूं तो तुम कहोगे भैया बड़ी बात, लो जी 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 18 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि हमें निकालना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने का सिंपल सा तरीका है कि कॉमन ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉमन ले लो। बिल्कुल वर्किंग रूल बता रहा हूं, ज्यादा डेफिनेशन में उन सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे, जो आएगा सिर्फ वो पढ़ेंगे। HCF का मतलब कॉमन ले लो। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, कॉमन क्या दिख रहा है? एक हमें 2 दिख रहा है तो 2 लिख दिया। 3 सिर्फ यहां पे है, यहां नहीं है। 3 सिर्फ यहां पे नहीं, सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है
यही 2 तुम्हारा जो है HCF होगा, यही 2 जो है तुम्हारा ये HCF होगा। क्या मेरी बात समझ आई? कॉमन ले लो, वही है HCF। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए देखो, सबसे पहला स्टेप, जो जो अलग अलग प्राणी दिख रहे हैं वो लिख दो। कौन कौन से अलग प्राणी दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है मुझे, 2 लिख दिया। 3 दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिया। और कोई प्राणी दिख रहा है? मैं 2 और 3 के अलावा कोई और प्राणी नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया। अब हर एक प्राणी की हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है वो लिख दो। भाई 2 की हाईएस्ट पावर यहां 4 है, यहां 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? 4, तो 2 की पावर 4। 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? 3 की सिर्फ 1 ही पावर है, तो जो 1 है वही हाईएस्ट होगी, तो 3 की पावर 2 जो है ये इसकी हाईएस्ट पावर है। इसे कहते हैं एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन ले लो, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले अलग अलग प्राणी लिख लो। तो कौन कौन से अलग प्राणी थे? 2 और 3 थे, तो 2 और 3 लिख लिया। फिर हर एक प्राणी की कौन सी मैक्सिमम पावर अवेलेबल है वो लिख दो। तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? 4 लिख दिया। 3 की कौन सी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है? 2, वो लिख दी। यही है एचसीएफ एलसीएम, यही है बस एचसीएफ एलसीएम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका ये है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा। जैसे कि मैं मान लो मैं 60 एंड 72 इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए तुमसे बोलूं, तो मेरी जान 60 का अगर मैं लिखूं फैक्टराइजेशन, तो 60 का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो मेरे देखो, अब एक और चीज अगर तुम्हें आता है या अगर तुम समझ चुके हो, मैंने एक एग्जांपल तुम्हें करवाया, अगर अब तुम समझ चुके हो तो मेरी जान मेरे से ना कंपटीशन करो। ये 4 सवाल है, कहां गए? ये 4 सवाल है, कहां गए? आगे बढ़। ये 4 सवाल हैं, ये चारों सवाल खुद अपने आप करो, मेरे से जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो कंपटीशन। 60 और 72, तो 60 का अगर मैं करूं तो 2 3 जा 6 0, 2 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 60 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। क्या बन गया? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे पूछूं HCF क्या होगा, तो HCF होगा क्या? कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन क्या क्या दिख रहा है? एक 2 दिख रहा है, एक 2 लिख दिया। दूसरा 2 दिख रहा है, दूसरा 2 भी लिख दिया। तीसरा 2 कॉमन नहीं बन रहा, 3 दिख रहा है, 3 भी लिख दिया। तो ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने कॉमन लिख दिए। तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 जो है ये हमारा HCF है। एलसीएम अगर निकालने की मैं बात करूं, कौन कौन से अलग प्राणी हमें यहां दिख रहे हैं? एक तो हमें 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया। एक हमें 3 दिख रहा है, 3 लिख दिया। एक हमें 5 दिख रहा है, 5 लिख दिया। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है मेरी जान? 2 की हाईएस्ट पावर, यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है मेरी जान? यहां पे पावर 1 है और यहां पावर 2 है, तो मतलब 2 जो है वो हाईएस्ट पावर है। 5 की हाईएस्ट पावर, 5 का एक ही पावर है, एक ही 5 है, तो एक ही पावर हाईएस्ट होगी, तो ये हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अरे समझे क्या? क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं 54 और 96 की अगर मैं बात करूं, तो 54 का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हो गया 54 का। तो 54 का अगर हम लिखें तो 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 का क्यूब, ये हो गया। 96 का अगर मैं करूं तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अगर मैं बात करूं 96 के फैक्टराइजेशन की, तो वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना? 5 बार 2
5 बार 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3, तो ये बन रहा है हमारा 2 की पावर 5 इंटू 3। अगर मैं HCF की बात करूं तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें? एक 2 कॉमन दिख रहा है और एक 3 कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 जो है ये हमारा HCF होगा, मतलब 6 हमारा HCF होगा। LCM की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग प्राणी कौन से दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है और एक प्राणी 3 दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 3, तो ये हो गया हमारा LCM। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, हो गए सारे, समझ गए? ये है तुम्हारा HCF एंड LCM। इजीएस्ट टॉपिक, बचपन का टॉपिक, बिल्कुल लल्लू टॉपिक। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना इस चैप्टर में क्या है, मैं बताता हूं तुम्हें। देखो इस चैप्टर का मैं तुम्हें सार बताता हूं, इतना लल्लू चैप्टर है। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें मात्र 2 चीजें हैं तुम्हारी, इसमें मात्र 2 चीजें हैं तुम्हारी। पहली चीज कौन सी है? पहली चीज है तुम्हारी HCF एंड LCM, HCF एंड LCM के ऊपर है। और दूसरा क्या है तुम्हारा? दूसरा है तुम्हारा इर्रेशनैलिटी के ऊपर। बस ये 2 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, और इसके अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं। बस एक सब टॉपिक है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स इसका सब टॉपिक है, बस चैप्टर खत्म। इतना आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले HCF LCM की अगर मैं बात करूं तो HCF LCM निकालना तुम समझ गए हो गया तुम्हारा पहला मेन टॉपिक खत्म हो गया। अब इसका सब टॉपिक में आएंगे धीरे धीरे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू जी, थैंक यू। पर अभी पढ़ ले, अभी तो पढ़ ले, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, आप सभी के सामने एक पोल आता है, ठीक है? देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। पोल में तुम्हारे सामने डालता हूं, जल्दी से पोल में तुम्हारे सामने डालता हूं जल्दी से। इस पोल का आंसर देना, इस पोल का आंसर देना जल्दी। ट्राई करो ये क्वेश्चन हो पाए तो, ट्राई करो ये क्वेश्चन हो पाए तो, ट्राई करना ये क्वेश्चन हो पाए तो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो मेरी जान, क्वेश्चन क्या बोलता है देखना मेरी जान। क्वेश्चन बोल रहा है P एंड Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, जो P है वो है P क्यूब इंटू Q, है ना? जो कैपिटल P है, कैपिटल P जो है वो है स्मॉल p क्यूब इंटू Q, और कैपिटल Q जो है वो है P Q का होल स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द LCM ऑफ P एंड Q? हमें LCM निकालना है P और Q का। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? एक तो ये P Q का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये लिखा है P स्क्वायर और Q स्क्वायर। ये हमें पता है ना, होल स्क्वायर डिवाइड हो जाता है, ये इस पे भी चढ़ जाएगा, इस पे भी चढ़ जाएगा, यही होता है। अगर AB की पावर में x है, या उल्टा तुमने बचपन में ऐसे पढ़ा होगा क्या, कि अगर XY की पावर में A है तो वो पावर दोनों में आ जाती है, x की पावर A और y की पावर A। ये तो बचपन में पढ़ा था हमने, है ना? ठीक है। अगर मैं बात करूं LCM निकालने की, LCM कैसे निकालते हैं? अलग अलग प्राणी लिख दो, तो एक प्राणी है P, एक प्राणी है Q। P की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? P की हाईएस्ट पावर यहां 3 और यहां 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। Q की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो 2 है। यही हमारा LCM है। तो P क्यूब Q स्क्वायर, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। 75% बच्चों ने सही आंसर दिया है, शाबाश। 75% बच्चों ने सही आंसर दिया, शाबाश। और हम फाइनली 50,000 बच्चे एक साथ आ चुके हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं मेरी जान, इजी पीजी था। अब वापस से एक थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा है एक्स की पावर 4 माइनस 16। इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे? अलग अलग प्राणी लेते थे और उसकी हाईएस्ट पावर देखते थे। पर वो अलग अलग प्राणी हम जब ले पाते थे जब हर एक चीज जो है, हर एक टर्म जो है वो मल्टीप्लीकेशन में हो। जैसे कि मेरी जान यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, पी क्यूब इंटू क्यू, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, है ना मेरी जान? यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन। तो सब चीज जब मल्टीप्लीकेशन में है तभी हम अलग अलग प्राणी ले पाते थे एलसीएम में। 2 इंटू 3 क्यूब, 2 की पावर 5 इंटू 3, तो ये मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग प्राणी। तो जब तक अलग अलग प्राणी मल्टीप्लीकेशन में ना हो तब तक हमारी बात नहीं बन पाएगी। यहां पे देखो
2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये तीनों प्राणी मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों प्राणी मल्टीप्लीकेशन में है, तभी हम अलग अलग प्राणी लिख पाते थे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें मेरी जान, तो यहां पे ये अलग अलग प्राणी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, यहां पे ये अलग अलग प्राणी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि अलग अलग प्राणी क्या है, पहले इनको मल्टीप्लीकेशन में लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? एक फॉर्मूला होता था बचपन में हमने पढ़ा था, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता था मेरी जान। तो अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें मेरी जान, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर ही तो है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर ही तो है। तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। इजी पीजी है। अरे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। क्लियर है मेरी जान? अच्छा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। लिखा नहीं लिखा? अरे समझ रहे हो, पहले x की पावर 4 था, 4 का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, पर स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हमने क्या करा, 4 को 2 जगह से डिवाइड कर दिया। ये बाद में तो यही बन जाएगा, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको लिख दिया x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यहां पे पहला जो है वो पूरा का पूरा x स्क्वायर है, ध्यान रखना। यहां पे x का स्क्वायर था, पर यहां x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो जो पहली क्वांटिटी है वो x स्क्वायर पूरे का पूरा है। अरे समझ रहे हो? मैं फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूजन होती है क्या? x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहां पे जो a स्क्वायर लिखा है वो a पूरे का पूरा x स्क्वायर है। यहां पे जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम मानोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम लिखोगे, तो उसमें a जो है वो x स्क्वायर है और b जो है वो 4 है। a जो है वो x स्क्वायर और b 4 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a है x स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये समझ में आया ना मेरी जान? समझ में आ रहा है ना? तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। अब देखो, इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां पे बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ऐसे का ऐसा ही चल रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिखा था, तो खाली इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है मेरी जान। तो अब अगर हम देखें तो हमने इसको 2 मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया और इसको हमने 3 टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। इसको हमने 2 प्राणियों की मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया और इसको हमने 3 प्राणियों की मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। इसको हमने 3 प्राणियों की मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तुरंत मैं बोल सकता हूं एलसीएम जो होगा वो होगा, पहले अलग अलग प्राणी देख लो कौन कौन से हैं। एक प्राणी है x प्लस 2, एक प्राणी है x माइनस 2, एक प्राणी है x स्क्वायर प्लस 4, x प्लस 2 ऑलरेडी लिख दिया, x माइनस 2 ऑलरेडी लिख दिया। x प्लस 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? यहां x प्लस 2 की पावर 1 है और यहां भी x प्लस 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहां पे 1 ही रहेगी। x माइनस 2 की हाईएस्ट पावर, यहां पे भी पावर 1 है, यहां पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। x स्क्वायर प्लस 4,
पावर 1 ही है, यही हाईएस्ट है तो यही रहेगी। तो ये जो हमने यहां पे लिखा हुआ है यही आपका एलसीएम होगा, यही आपका एलसीएम होगा। क्लियर है? क्लियर है? सर ब्रेक दे दीजिए। अबे बावड़ा हो गया है क्या? अभी तो शुरू हुआ है, शुरू होते ही ब्रेक चाहिए तुझे? पोल नहीं आया? अबे पोल तो आके चला भी गया हीरोइन। देखो देखो फिर से समझाता हूं। इसको मैंने x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ये तो समझ में आ गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, समझ में आया। इसको मैंने इस तरह से लिखा, x की पावर 4 को लिख दिया x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16 को लिख दिया 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ये पूरा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है यही ए है, ये जो ए है, ये जो ए है मेरी जान, ये जो ए है, ये जो ए है, ये पूरा जो है ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ए है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ए है एक्स स्क्वायर और बी है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को और आगे मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरे को एलसीएम निकालना था, एलसीएम के लिए मैं अलग अलग प्राणी लिखता हूं, तो एक प्राणी एक्स प्लस टू, एक प्राणी एक्स माइनस टू, एक प्राणी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो ऑलरेडी लिख दिया, ये भी ऑलरेडी लिख दिया। पहले डिफरेंट डिफरेंट प्राणी लिख दिए जो जो अवेलेबल है, फिर हर प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दी। तो x प्लस टू की हाईएस्ट पावर 1 ही थी, x माइनस टू की भी 1 ही थी और x स्क्वायर प्लस 4 की भी 1 ही थी। यही तो एलसीएम है, यही तो एलसीएम है। अरे समझ में आ रहा है मेरी जान? चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अगर हम आए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारे सीबीएसई 2025 में आने की पूरी गारंटी है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि है बहुत हलवा और सीबीएसई 2025 में इस पे तुम्हारा सवाल आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू नंबर्स। अगर दो नंबर हैं, कौन कौन से? दो नंबर है तुम्हारे, दो नंबर है तुम्हारे, कौन कौन से? टू नंबर्स आर देयर विच आर ए एंड बी। तो दो नंबर्स हैं ए और बी, दो नंबर्स हैं ए और बी। हो गया, लीक हो गया। तो दो नंबर्स हैं ए और बी। तो अगर दो नंबर तुम्हारे पास हैं तो HCF इंटू एलसीएम, HCF ऑफ दोज टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। HCF प्री बोर्ड का टाइम क्या सर? आपको मेरा आंसर 0 आ रहा है। HCF of those two numbers into LCM of those two numbers is equal to product of those two numbers। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूले पे सवाल आना तुम्हारा पक्का है। तो दो नंबर है ए और बी, उसका HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, वो इक्वल टू होगा उसके प्रोडक्ट के, उन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। जैसे कि एक छोटा सा लल्लू सा सवाल देता हूं मैं तुम्हें, एक छोटा सा लल्लू प्रॉब्लम देता हूं। एलपी मतलब क्या होता है? एलपी मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होती, हमारे लिए सारी प्रॉब्लम लल्लू होती है। तो एलपी लल्लू प्रॉब्लम अगर मैं एक बोलूं तो हमें मान लो HCF जो है वो हमें दे रखा है 6, प्रोडक्ट जो दे रखा है हमें, दो नंबर्स हैं ए और बी, दो नंबर्स हैं तुम्हारे ए और बी। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है वो मान लो दे रखा है तुम्हें 3, ठीक है, या उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ। HCF मान लो तुम्हारा 3 है, प्रोडक्ट जो है तुम्हारा 6 है, तो बताओ एलसीएम क्या होगा? तो बताओ एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं है, इजी सा सवाल है, कुछ नहीं है, इजी सा सवाल है, इजी सा सवाल है। भैया शर्ट डिस्ट्रैक्ट कर रही है, शर्ट तो पहनी नहीं मैंने, टी शर्ट पहनी है। लॉल, अबे टी शर्ट होती है ये, शर्ट नहीं होती। भैया ऐप पर क्लास कब से होंगी? कल से।
भैया लल्लू नाराज हो गया। 2 आ रहा है, क्यों क्यों? बहुत आसान सा है। अगर एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग मैं यहां पे बोल रहा हूं, उस डायलॉग को याद रखना। एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात हो तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में आना चाहिए। क्या होता है, हम फॉर्मूले 100 समझ लेते हैं, फॉर्मूले हम 100 देख लेते हैं, पर हमें यह भी नहीं पता चलता कि इसको अप्लाई कब करना है। तो अगर एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की बात करी जाए, ये मैंने बहुत काम की बात बताई है, तो कुछ काम की बात k3b, तो कुछ काम की बात मैंने बताई है तुम्हें, क्या कि अगर एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों की बातें करें तो दिमाग में सबसे पहला फॉर्मूला जो क्लिक करना चाहिए वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एक ही क्वेश्चन में, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला तो याद रहता है पर ये याद नहीं रहता उसको अप्लाई कब करना है। तो अगर एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात करी जाए तो सीधा ये फॉर्मूला लगेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ हमें दिया है 3, एलसीएम हमें निकालना है, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 6, 3 दूनी 6, तो एलसीएम बराबर आ गया 2। क्लियर? एक और क्वेश्चन करें। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 times their HCF, the sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, then find the other number. भैया नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भैया, क्या बात हो रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसको करेंगे कैसे? मैंने कहा एक बात तो तेरे को समझ में आ रही होगी कि सेम क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों की बात हो रही है। क्या बोला मैंने? एक ही क्वेश्चन में LCM और HCF इन दोनों की बात हो रही है। तो अगर सेम क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की बात हो तो सब चीज भूल भाल के एक फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तो मैंने अलग से लिख के छोड़ दिया। इतना तो क्लिक कर गया ना कि अगर सेम क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की बात हो तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना लिख के छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो, कभी भी ना पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या होता है पता है, कंफ्यूजन होती है। तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या बोलती है मेरी जान, इफ एलसीएम इज 14 टाइम्स एचसीएफ। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एलसीएम है ये 14 टाइम्स एचसीएफ है, ये दिया एलसीएम इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। सेकेंड लाइन में क्या बोला है, वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई पहली लाइन से क्या बोला था, पहली लाइन से जो समझ में आया वो हमने यहां लिख दिया। दूसरी लाइन क्या बोलती है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 600 दिया है। एल बराबर 14H यहां पे रख दें, एल की जगह 14H रख दें क्योंकि एल बराबर 14H है। 14H प्लस H बराबर 600, 15H बराबर 600, H बराबर आ गया 600 बटे 15, 15 चौके 60, 40, तो HCF की वैल्यू आ गई 40। तो हमें HCF भी पता चल गया, तो LCM जो होगा वो होगा 14 इंटू 40, ये हो गया हमारा LCM। तो हमें LCM और HCF दोनों की वैल्यू पता चल गई। देख रहे हो, 2 लाइन से हमें LCM और HCF दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब आते हैं तीसरे लाइन पे। तीसरी लाइन क्या बोलती है, इफ वन नंबर इज 280, अगर कोई एक नंबर जो है, मान लो ए और बी 2 नंबर होते हैं ना, तो एक नंबर जो है अगर 280 है, देन फाइंड द अदर नंबर। सेकंड नंबर हमें बताना है। खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, देखो मेरी जान, इस फॉर्मूले में लगा देते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। एल की वैल्यू लिख दो 14 इंटू 40, ये होगी एल की वैल्यू। एच की वैल्यू लिख दो, एच की वैल्यू है 40, एच की वैल्यू 40। पहला नंबर है 280 और हमें दूसरा नंबर चाहिए तो इंटू बी। बस इस पूरे में बी तो है जो हमें निकालना है। 0 से 1 0 गया, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो यहां से आ गया बी की वैल्यू 40 इंटू 2 इज 80। आंसर 80 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा,
हमने क्या करा, देखो लिख लेना, बाद में लिख लेना, मैं इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब कम टाइम है, समझना इंपॉर्टेंट है। लिख तो हमने पूरे साल लिया, कॉपियां तो हमने पूरे साल भर ली, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। आया समझ में, सबका आंसर आ गया, आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो लाइन बाय लाइन चलो, क्या बोला मैंने, एक एक अपना जो भी मैं ऐसे लिखता हूं ना लाल कलर से, ये होता है कुछ काम की बात, कुछ काम की बात। अब देखो कुछ काम की, तो 3 के इंटू के, बी मतलब बी, और 3 के मतलब के क्यूब, तो के क्यूब बी का मतलब क्या है, के क्यूब बी मतलब कुछ काम की बात। ठीक है, हर चीज मैथ्स में होनी चाहिए ना, अंग्रेजी कौन पढ़ता है। के क्यूब बी क्या है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ो, पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ो एक साथ। पूरा क्वेश्चन अगर एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया जी, आगे बढ़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी के पास है 1 मिनट, मात्र 1 मिनट में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को तुम्हें खत्म करना है। 1 मिनट का टाइमर मैंने यहां लगा दिया है, 1 मिनट में तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है। जल्दी सोचो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे, सोचो सोचो, फिर बोल रहा हूं मैं, 53,000 बच्चे लाइव हैं अभी। 1 घंटे में अंदर, 1 घंटे क्या छोड़ो, आधे घंटे के अंदर भीड़ छटनी शुरू हो जाएगी। 100/100 कौन लेके आएगा, 100/100 वो लेके आएगा जो आखिरी तक रुकेगा। चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो मैं तुम्हें, आज पहली लेक्चर है, आज पहला लेक्चर है, कुछ बच्चे शायद मेरे को पहली बार देख रहे हो। जब हम लेक्चर में पढ़ रहे होते हैं ना मेरी जान, मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूं। जब मैं चीजों को पढ़ रहा होता था ना कोचिंग में, जब मैं पढ़ता था 11th 12th में 10th में, तो कई बार क्या होता था कि कोचिंग में जब मेरे को सामने कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था तब मुझे समझ नहीं आता था, तब मुझे ऐसा लगता था यार कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें भी ऐसा फील होता होगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में कि यार सबको समझ में आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मेरी जान ये बहुत नॉर्मल है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, फिर जब घर जाके तुम वापस से एक बार रिवीजन करोगे ना उस टॉपिक का, तो तुम्हें सब चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए रिवीजन करना क्लास के बाद बहुत 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 जरूरी है। क्लास के बाद तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि तुमने कॉपी उठाई और साइड में फेंक दी, ना ना। मैं तुम्हें बिल्कुल रामबाण बता रहा हूं टॉपर बनने का। रामबाण क्या है, रामबाण कि जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे रेस्ट ले लो, 1 घंटे रेस्ट ले लो, पर 1 घंटे बाद उस सारे क्वेश्चंस को खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखना एक रफ कॉपी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। तू करेगा तो फोड़ के आएगा 100/100। तो रामबाण ये है कि जब भी लेक्चर खत्म हो उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उस चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लियो। रिवीजन मतलब जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर खुद करा। तू देखेगा जो चीज शायद क्लास में समझ नहीं आ रही थी ना, वो समझ में आने लग गई। जो चीज शायद क्लास में समझ नहीं आ रही थी वो समझ में आने लग जाएगी। तो ये बहुत नॉर्मल है। बस एक चीज मैं तेरे से मांगता हूं कि क्लास के बाद रिवीजन जरूर करियो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमर ओवर, घंटा क्यों नहीं बजा यार? ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन बोलता है 2 नंबर है विच आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है, मान लो ए और बी है, तो ए और बी जो है वो 2:3 के रेशियो में है। जब भी रेशियो वाला सवाल होता है हम क्या करते हैं, कोई भी एक फैक्टर मान लेते हैं। तो लेट ए बराबर हो गया 2x और b बराबर हो गया 3x। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। वापस से देख रहे हो, मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। मैंने एक लाइन पढ़ी, मुझे कुछ समझ में आया, मैंने लिख दिया। अब इसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आगे की लाइन पढ़ूंगा। देयर एलसीएम इज 180। इनका जो एलसीएम हमें दिया है वो 180 दिया है। व्हाट इज द एचसीएफ? एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की बात हो गई, एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की बात हो गई, तो बिना सोचे समझे एक फॉर्मूला साइड में लिख दूंगा, वो है ये एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीस नंबर्स, ये हमें निकालना है। एलसीएम हमें 180 पता चल गया, बहुत बढ़िया।
अब देखो अगर दो नंबर हैं ए 2x और 3x, दो नंबर है तुम्हारे पास 2x और 3x, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी जान। 2x को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो वो होगा 2 इंटू एक्स, 2x का फैक्टराइजेशन 2 इंटू एक्स, 3x का फैक्टराइजेशन 3 इंटू एक्स। तो अगर मैं तुमसे इसका HCF पूछूं तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा भाई, HCF क्या होगा, HCF होगा जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है x, तो HCF होगा x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है भैया, दिल ना दुखाओ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की अगर कुछ वैल्यू होती तो उसे x को ही कहते, पढ़ ले। तो देखो मेरी जान, एलसीएम क्या दिया है 180, HCF की वैल्यू है x इक्वल टू ये x है, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 3x, एक x से एक x गया तो 180 बराबर आ गया 3 2 6x, तो 180 बटे 6 ये हो गया x, तो 6 3 18 30, तो x की वैल्यू आ गई 30 और x ही जो है तुम्हारा HCF है, तो यही तुम्हारा HCF होगा, यही तुम्हारा HCF होगा। तो HCF इज 3030, HCF इज 3030। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, लिख लो जल्दी से। क्या बोल रहे हैं सर मेरे टेंट है, वाह 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 वाह, ऐसी शायरी आपको क्लासेस के बीच में मिलती रहेंगी, कुछ स्टोरीज आपको क्लासेस के बीच में मिलती रहेंगी, कुछ कुछ स्टोरीज, कुछ कुछ किस्से हमारे स्कूल टाइम के, हमारे कॉलेज टाइम के। कॉलेज टाइम का एक किस्सा सुनाऊं, क्या है ना, आज टाइम हमारे पास कम है, आज क्या मतलब इन क्रैश कोर्स में हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा, पर अगर हमारे पास टाइम अच्छा खासा होता ना, मैं तुम्हें बहुत प्यारे प्यारे किस्से सुनाता मेरी जान, बहुत प्यारे प्यारे किस्से सुनाता मैं, ऐसे ऐसे किस्से जिन्हें सुन के तुम्हें मजा आ जाता। तुमने एक कॉमेडी तो सुनी होगी, वो वाली कि वो था ना कि हॉस्टल में, कॉलेज के हॉस्टल में ऊपर से वाटर का पूरा वो होता है, जो वाटर कूलर होता है वो गिरा दिया था, वो स्टैंड अप कॉमेडी सुनी होगी। हमारे कॉलेज में भी ऐसे ऐसे किस्से होते थे भाई साहब, मतलब बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे तुम्हें साक्षात जानवर दिख रहे होंगे, पर बस उनकी शक्ल इंसानों जैसी है, इंसानों की शक्ल में जानवर। मतलब क्या 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 होता था, तुम्हारा उठा के कुर्सियां उखाड़ के फेंक दी ऊपर को। एक रील शायद तुम्हारे में आई होगी, IIT की रील थी, क्या था वो, उन्होंने क्या करा दिवाली पे, वो ड्रम होता है ना, ड्रम नीले रंग का बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, इस तरह का ड्रम होता है, तो उन्होंने भाई साहब क्या करा, पटाखा रख दिया, पटाखा जला के उसके ऊपर ड्रम लगा दिया, वो ड्रम उड़ गया ऊपर। हमारे में पता है क्या करा था उन्होंने, हमारे में क्या करा था हमारे कॉलेज हमारे कॉलेज में क्या करा था, दीवान होते हैं ना, जो पूरा लकड़ी का दीवान होता है, उसके नीचे बम लगा दिया, और बम एक नहीं 3-4 लड़ियां लगा दी, वो दीवान जल रहा है अलग अलग। भाई साहब क्या ही, दिवाली तो असली वहां बनती है, घर में क्या दिवाली बनती है, कॉलेज में जब तुम जाओगे ना, तुम में से काफी बच्चे IIT में जाएंगे, तुम में से काफी बच्चे एम्स में जाएंगे, और बड़े बड़े कॉलेजेस में जब तुम जाओगे, बिल्कुल जाओगे बड़े बड़े कॉलेज में, शोभित भैया से पढ़ रहे हो छोटे कॉलेज में जाओगे, तो बड़े बड़े कॉलेज में क्या होता है ना, वहां इंजॉयमेंट होती है, वहां असली त्योहार बनते हैं, होली दिवाली, है ना भाई साहब, होली पे इतने मजे आते हैं, इतने मजे आते हैं, फुल मौज। ऐसी होली तुमने कभी जीवन में नहीं खोली होगी जितनी तुम कॉलेजेस में खेलोगे जाके। तो उसी के लिए, उसी मोटिवेशन के लिए, उसी चीज के लिए आज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, आज तुम्हें घिसना पड़ेगा। तुम कहते हो ना भैया यार क्या करेंगे इतना पढ़ के, क्या करेंगे भैया, बिजनेस कर लेंगे हम तो, अरे बिजनेस कर लेना, पर एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत जरूरी है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, वही एक मोटिवेशन है अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ने की। 2-3 साल की होली दिवाली कुर्बान कर दो, फिर कॉलेज में बनती है मस्त वाली। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। देखो मेरी जान, यहां पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटे सी कुछ काम की बात है, अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो ऊपर लिख लेना छत पे, कुछ काम की बात ये है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM।
HCF जो होगा वो हमेशा फैक्टर होगा LCM का। मतलब फैक्टर मतलब कि HCF LCM को पूरा डिवाइड कर देगा। LCM जो है वो HCF वो LCM को पूरा डिवाइड कर देगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरा डिवाइड कर देगा, वो उसका LCM हो सकता है। जो नहीं करेगा वो उसका HCF नहीं हो सकता है। तो HCF जो है वो इसको पूरा डिवाइड कर देगा। तो 300, 3 8 जा 24 कट जाएगा पूरा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 ये भी कट जाएगा पूरा। 500 जो है ये इसको पूरा नहीं काट पाएगा, 500 इसको पूरा नहीं काट पाएगा, 500 इसको पूरा नहीं काट पाएगा, तो यही इसका HCF नहीं होगा। मैं पूछा ना नॉट, तो कौन सा नहीं हो सकता भाई? ये भी इसको डिवाइड कर देगा, ये भी इसको डिवाइड कर देगा, 6 3 जा 24 ये भी इसको डिवाइड कर देगा, 500 नहीं कर पाएगा, तो ये इसका LCM होगा। ये इसका इसमें पोल मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी मेरे को समझाना था ना, जो कॉन्सेप्ट समझाना उसमें क्या पोल डालूं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, है ना, आ सकता है 1-2 नंबर में कई बार आ जाता है ये सवाल। तो HCF जो है वो तुम्हारा LCM को पूरा डिवाइड कर देगा, वो उसका फैक्टर होगा। तो 300 भी से डिवाइड कर देगा, 400 भी कर देगा, 600 भी कर देगा, 500 नहीं कर पाएगा, तो 500 इसका HCF नहीं हो सकता। सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरी जान, जो डिवाइड कर देगा वो उसका HCF हो सकता है। अब आते हैं एक बहुत छोटी सी चीज के ऊपर, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको तुमने पढ़ लिया है पर तुमने अंग्रेजी में नहीं पढ़ा, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ लिया है तुमने, इसके सवाल तुम ऑलरेडी कर चुके हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के सवाल तुम ऑलरेडी कर चुके हो। बस ये मैंने उस समय तुम्हें बताया नहीं था कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब बताऊंगा, तुम कहोगे ये तो भैया अभी करा था, बिल्कुल वो चीज होगी। ठीक है मेरी जान, 1 सेकंड का होल्ड करना, 1 सेकंड का होल्ड करना। हाँ जी हेलो, 1 सेकंड, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो देखो मेरी जान, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स अकर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। नहीं समझ में आ रहा ना? मैं बताऊं क्या लिखा है, देखो। इसका मतलब चलो 18 को ले लो, ये 36 को ले लो। ये भी एक प्राइम नंबर है, 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 ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन का एक और नाम होता है प्रोडक्ट करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पे लिख दिया। हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में लिख दिया। यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये छोटी सी लाइन जो मैंने तुम्हें बोली, क्या कि कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। किस में लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। यही लिखा है यहां पे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। एक्सप्रेस मतलब इस तरह से, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। है ना लल्लू प्रल्लू, है ना? कुछ भी अंग्रेजी का कभी समझ में नहीं आती मेरी जान। मैं इसलिए कह रहा हूं मैथ से प्यार कर लो, अंग्रेजी कुछ नहीं है। अंग्रेजी में तो कंफ्यूज ही होता है इंसान, मैथ से देखो 2 सेकंड में समझ में आ गया तुम्हें। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बोला जा रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक क्यों है ये? क्योंकि भाई 36 को 2 into 2 into 3 into 3, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते ना। जब 36 को तुम इस तरह से करते हो
तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये एक यूनिक है। यूनिक मतलब दुनिया में चाहे तुम इंडिया में रह के करो, ऑस्ट्रेलिया में रह के करो, यूएस में रह के करो, चाइना में रह के करो, जापान में रह के करो, हर एक बच्चा जो है वो इसी तरह से लिखेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 बाद में लिख दे, 3 पहले लिख दे, वो अलग बात है, पर होंगे यही 4 नंबर, होंगे यही प्राणी। तो हर जगह प्राणी जो होंगे वो सेम रहेंगे। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में भी लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को हम, ओलिविया कहां गई? ओलिविया इज नॉट कॉलिंग, ओलिविया का कॉल नहीं था, ओलिविया का कॉल नहीं था मेरी जान। चाइना नहीं भैया, चाइना में ट्रस्ट इश्यूज। अच्छा, रैपट देखा? रैपट जब पढ़ता है ना चाटा, मजा आता है। लगाऊं? पढ़ ले। चलिए, तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस मेरे को ये डेफिनेशन बतानी थी, इसलिए बतानी थी क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, वैसे ये बहुत ही लॉजिकल सी चीज है। चलो, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है ना, अब लिखा गया है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो कैन द नंबर 6 की पावर n, एक नंबर है 6 की पावर n, कैन दिस नंबर एंड विद 0? इसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? ये है कि अगर कोई नंबर है, मान लो उस नंबर के एंड में हमें 0 चाहिए। क्या चाहिए? एंड में अगर हमें 0 चाहिए, बोला है ना, क्या ये नंबर एंड कर सकता है 0 में? तो अगर कोई नंबर को हमें 0 पे एंड करवाना है, कोई नंबर को 0 पे एंड करवाना है, ये हमें चेक करना है कि नंबर 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है ना, यही प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं इसे। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, फैक्टर्स में लिखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें 2 और 5, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, खाली एक नहीं, दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो अगर किसी नंबर को 0 पे एंड करवाना है, अगर किसी नंबर को 0 पे एंड करवाना है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों अवेलेबल होने चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रट लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन दिया हुआ है 6 की पावर में n। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर में n, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 होगी मेरी जान, तो मतलब 6 की पावर 1 मतलब 2 इंटू 3 की पावर में 1। 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा, 5 हमें यहां नहीं मिल रहा। चलो n की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं, मतलब 6 की पावर में 2, 6 की पावर में 2 मतलब 2 इंटू 3 की पावर में 2। किसी की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, वही नंबर 2 बार। 2 की पावर 3 मतलब वही नंबर 3 बार। तो सिमिलरली 2 इंटू 3 की पावर में 2, इस पूरे की पावर में 2 मतलब यही 2 बार, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 5 तो हमें यहां भी नहीं मिल रहा, 5 तो हमें यहां भी नहीं मिल रहा। n की वैल्यू चलो 3 डाल के देते हैं, मतलब 6 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 3 की पावर में 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 5 तो भाई साहब हमें यहां भी नहीं मिल रहा। चलो n की वैल्यू 4 दे के, n की 4 मतलब 6 की पावर में 4 मतलब 2 इंटू 3 की पावर में 4। यहां पे अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 को 4 बार लिख दो। यहां पे भी हम देख सकते हैं 2 तो हमें मिल रहा है, पर 5 हमें यहां भी नहीं मिल रहा। अब मैं n की पावर कुछ भी रख लूं, n की पावर में n भी रख दूं, तो क्या होगा? 6 की पावर में n होगा, वो होगा 2 इंटू 3 की पावर में n। तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यही 2 इंटू 3 क्या है? यही 2 इंटू 3 क्या है? ये n टाइम्स चलता रहेगा भाई। 1 बार चला लो, 2 बार चला लो, 3 बार चला लो, 4 बार चला लो, या 10,000 बार चला लो, या 10 करोड़ बार चला लो। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 5 तो हमें कभी भी नहीं मिल रहा। तो
सिंस 6 की पावर n, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ, दोनों होने चाहिए, बोथ मतलब दोनों होने चाहिए, खाली एक से काम नहीं बनेगा, दोनों होने चाहिए। तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आता, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर है? बस ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, तुम्हें बस ऐसे लिखना है कि 6 की पावर n होगा ये, 1 रखोगे जब भी 5 नहीं मिल रहा, 2 रखोगे जब भी 2 into 3 2 बार हो रहा है, 3 रखोगे तो 2 into 3 3 बार हो रहा है जब भी 5 नहीं मिल रहा, 4 रखोगे तो 2 into 3 बस 4 बार होगा, 5 तो हमें जब भी नहीं मिलेगा, 10,000 भी रख देंगे जब भी बस 2 into 3 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 यही चलता रहेगा, 5 तो हमें जब भी नहीं मिल रहा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, सिर्फ 2 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा। तो सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ, दोनों नहीं है, therefore 6 की पावर n cannot end with 0, therefore 6 की पावर n cannot end with 0। क्या मेरी बात समझ में आई? लिख लो इसे, लिख लो मेरी जान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इसी थ्योरम का एक और क्वेश्चन है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एक और क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। हमसे पूछा है क्यों ये कंपोजिट नंबर्स हैं, एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। भैया ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मेरा तो बढ़िया चलता है। जस्टिस फॉर प्रशांत भैया। अच्छा, तुम्हें स्क्रीन का थोड़ा सा कटता हुआ दिख रहा है वो, रुको मैं करता हूं इसको, अब सही हो जाएगी। अब देखो, अब सही आएगी, अब सही हो गया ना, अब सही हो गई ना, ब्रह्मास्त्र भी आ जाएगा मेरी जान। हमसे पूछा है क्यों ये दोनों नंबर जो हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है? कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जो 1 and itself से हो। तो कंपोजिट मतलब मोर देन 1 and itself, मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हो, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा अभी हमने पढ़ी कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम लिख सकते हैं। तो दो डेफिनेशन है, या तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जो बेसिक डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके 1 and itself हो। कंपोजिट क्या होते हैं? जिनके 1 and itself से ज्यादा हो। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर। या फिर एक और डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर। टाइम हो गया, रैपट मारूंगा। टाइम क्या हो गया? कितने बजे की क्लास है तुम्हारी? 5 बजे से लेके 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। कोई नहीं ये बोलेगा कि भैया 1.5 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए। प्रभु इच्छा तक तुम्हारी क्लास चलती रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें यार 45 दिन में अगर सिलेबस कवर करना है तो 1 घंटे की क्लास में कैसे हो जाएगा? 1 घंटे में तो हमारा मोमेंटम ही बैठता है, 1 घंटे में तो हम फ्लो में आते हैं। तो कंपोजिट नंबर की 2 डेफिनेशन, या तो मोर देन 1-2 फैक्टर्स हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो हम कहेंगे कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम पहले वाले को लें, अगर हम इसको लें, इस पहले वाले को अगर हम लें तो ये पहला वाला क्या है? पहला वाला है हमारा 3 into 5 into 7 plus 7। इसमें से 7 कॉमन ले लें, पूरे में से 7 कॉमन ले लिया, ये और ये कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 3 into 5 into 1, तो into 1 तो नहीं लिखते, प्लस
ये बाहर गया तो 1, 7 इंटू 5 3 15 प्लस 1, तो हो गया 7 इंटू 16। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो इसको लिख सकते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 16 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हम ये देख सकते हैं कि हमने इस पूरे नंबर को सॉल्व कर करके 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। इस पूरे नंबर को हमने सॉल्व कर करके, भाई 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने इस पूरे नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। तो बिकॉज वी कैन राइट दिस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इजी पीजी, कुछ नहीं था, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो हमने सिंस वी कैन राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है ना, ये सारे प्राइम ही तो है, उसका प्रोडक्ट है, तो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। है ना लल्लू प्रॉब्लम, है ना, क्लियर है? अरे मेरी जान, अगर 7 कॉमन लेगा, 7 बाहर निकाल लेगा, 7 तूने बाहर निकाल लिया, तो ये 7 अगर बाहर गया तो यहां 1 आएगा ना। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहला जो है या सबसे ज्यादा पोर्शन जो कवर करता है वो कवर करता है HCF एंड LCM वाला पोर्शन। तो HCF एंड LCM ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। HCF LCM में जितने भी सवाल बनने थे, फंडामेंटल थ्योरम में, कंपोजिट नंबर में जितने भी सवाल बनने थे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे रिलेशनलिटी। ये छोटा सा टॉपिक है, अब हम आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ड प्रॉब्लम से सवाल आने की संभावना रहती है, वर्ड प्रॉब्लम्स में से सवाल आने की संभावना रहती है। यह है वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर HCF एंड LCM, HCF LCM की वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, पानी पी लो, आप भी पानी पी लो, चलो पानी पी लो। अरे मैथ्स क्या है ना, मैं बताऊं तुम्हें, मैथ्स में क्या होता है ना, SST और साइंस में क्या है, तुम्हें थ्योरी पढ़ती जानी है, तो उसमें क्या है, दिमाग बिल्कुल ऐसे खराब नहीं होता। मैथ्स में क्या है ना, जब इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो धीरे धीरे दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी होती, बीच बीच में क्या करना होता है, हमें बीच बीच में पानी पीना होता है। पानी H2O, पानी इज H2O। H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। भाई H2O बेसिक सी चीज है यार। पानी इज H2O, O मतलब ऑक्सीजन। तो जब भी तुम्हारा दिमाग जो है खराब हो रहा होता है, दिमाग एकदम ऐसे फटने वाला होता है, यू नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, पहला दिल्ली में हो तो मत करना, ऑक्सीजन पहला चीज, और ऑक्सीजन का दूसरा सोर्स क्या है, पानी। ठीक है मेरी जान। तो जब भी तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा हो, मैं बहुत पानी पीता हूं, बहुत ज्यादा, बहुत, क्योंकि मेरा दिमाग खराब रहता है। ऐसा नहीं है, जब तुम काम कर रहे होते हो तो काम करते करते थकान हो जाती है, दिमाग भर जाता है, तो तब दो चीजें काम आती है, पहला सांस लो और दूसरा पानी पियो, इसी से ऑक्सीजन मिलेगी। पानी नहीं है, अरे वाह, कहां रहता है तू, तेरे को पानी नहीं मिल रहा। सर ठंड नहीं लग रही। सर आप फोन कौन सा यूज करते हो, पढ़ो चैट मत करो, ओलिविया की कसम।
चलिए आगे बढ़े, चलो मेरी जान, पानी पी लिया, पानी पी लिया, अब आ जाओ, अब आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम्स पे। देखो मेरी जान, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम करने का सिंपल सा एक मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूं ट्रिक ही ट्रिक है भाई साहब, तुम विश्वास तो रखो, तुम विश्वास तो रखो, ट्रिक ही ट्रिक है, ट्रिक ही ट्रिक्स है तुम्हारे लिए। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, मात्र 2 मिनट में सवाल होगा, बाकी पूरी जनता करती रह जाएगी। अगर तुम नेक्स्ट ऑफर से पढ़ रहे हो, अगर तुम शोभित भैया से पढ़ रहे हो, चुटकियों में सवाल करोगे, चुटकियों में। देखो ट्रिक लिख रहा हूं, कैसे अप्लाई करना है वो देख लेना, वो मतलब देख लेना मतलब मैं बताऊंगा तब देख लेना। देख लेना मतलब क्या भैया खुद कर लेना, नहीं, ट्रिक मैं बताता हूं, पहले देख लो ट्रिक को, अभी अप्लाई करना बताऊंगा। देखो पहला पॉइंट, गिवन से बड़ा आंसर अगर चाहिए तो एलसीएम लेंगे, गिवन से छोटा आंसर अगर हमें चाहिए तो एचसीएफ लेंगे, ठीक है। बड़े में एलसीएम लेंगे, एल मतलब क्या होता है, एल मतलब लो माना जाएगा ना, एक तरह से याद करने का तरीका है बस। तो बड़े के लिए एलसीएम, छोटे के लिए एचसीएफ, एच मतलब हाई, तो पर उल्टा है बस, छोटे के लिए एचसीएफ लेंगे, बड़े के लिए एलसीएम लेंगे। ये छोटा सा एक ट्रिक है, कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। देखो अगर तुम्हें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए, अगर तुम्हें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम लेते हैं, गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ लेते हैं। अभी कैसे करते हैं देखो, एक फ्रूट वेंडर है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करोगे बाकी सब समझ में आ जाएंगे। एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास 990 एप्पल्स हैं, 990 एप्पल्स हैं और 945 ऑरेंजेस हैं भाई साहब के पास, ठीक है। ही पैक्स देम इनटू बास्केट, ये क्या करता है, इसको अलग अलग बास्केट में डाल देता है, ये बास्केट, ये बास्केट, ये बास्केट, ये बास्केट, ये बास्केट, ये बास्केट, इस तरह से इसकी कुछ बास्केट्स हैं। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स। क्या बोला इन्होंने, ईच बास्केट, हर एक बास्केट में, हर एक बास्केट में, हर एक बास्केट में ओनली वन ऑफ द ट्रू फ्रूट्स हैं। एक तो ये मिटता नहीं है। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स, दोनों में से सिर्फ एक ही होगा, या तो सारे के सारे एप्पल होंगे या सारे के सारे ऑरेंज होंगे, ठीक है। बट इन इक्वल नंबर्स, हर एक में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे। तो मान लो इसमें भी x है, 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 इसमें x है, इस तरह से। तो सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं पर एक ही तरह के हैं। अगर x इसमें है तो x के x मान लो एप्पल ही होंगे, या फिर x के x ऑरेंज ही होंगे, होंगे सेम ही तरह के और सेम नंबर्स में होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। अब क्वेश्चन को समझना, कैसे कैसे इसको अप्रोच करना है वो समझना। भाई साहब 990 उसके पास एप्पल है, 945 उसके पास ऑरेंज है, अलग अलग बास्केट में डाल रहा है। कुछ बास्केट में सारे एप्पल हैं, कुछ बास्केट में सारे ऑरेंज हैं, कुछ बास्केट में सारे एप्पल हैं, एक ही तरह के फ्रूट हैं पर इक्वल नंबर में हैं सारे। क्लियर। अब देखो एक आंसर एज्यूम करो खुद अपने दिमाग में। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा आंसर एज्यूम कर लो। क्या इसमें एक बास्केट में 10,000 फ्रूट हो सकते हैं? अरे भाई टोटल ही सिर्फ 2000 से कम है, 990 एप्पल हैं, 945 ऑरेंज है, तो एक बास्केट में 10,000 फ्रूट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो बड़ा आंसर नहीं होगा। क्या बोला मैंने? गिवन वैल्यूज से बड़ा आंसर तो नहीं होगा। इन वैल्यूज से बड़ा आंसर कैसे पॉसिबल है? 10,000 फ्रूट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो गिवन से छोटा आंसर ही चाहिए। और अगर हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो हम क्या निकालते हैं? छोटे आंसर के लिए हम HCF निकालते हैं। तो द आंसर इज HCF ऑफ 990 एंड 945। HCF निकालना तुम्हें आता ही है, वो तुम निकाल लोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, HCF निकालो कॉमन करके। ट्रिक समझ में आई? ट्रिक समझ में आई? ट्रिक ये कहती है कि एक बार एक बहुत बड़ा मान लो, एक बार एक बहुत छोटा मान लो। क्या दो फ्रूट हो सकते हैं? हाँ, दो फ्रूट हो सकते हैं। तो मतलब हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए। ये सिंपल सी ट्रिक है लगाने की। एक बार एक बहुत बड़ा नंबर मान लो कि क्या 10,000 फ्रूट एक बास्केट में हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, हैं इतने से फ्रूट। तो बड़ा आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा आंसर चाहिए।
तो अगर हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो हम HCF का प्रयोग करेंगे, HCF का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन बोलता है मेरी जान, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। तो हमारा जैसे एक तरह से ग्राउंड होता है ना, तो एक सर्कुलर ग्राउंड है हमारा, ठीक है। दिगराज सर टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। दिगराज सर मान लो यहां से शुरू करें, दिगराज सर मान लो यहां से शुरू करें, तो दिगराज सर को इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके यहां से चल के वापस यहां आने में, यहां से चल के वापस यहां आने में, यहां से शुरू करा और यहां पहुंचे, तो उनको लगते हैं 18 मिनट। वाइल प्रशांत भैया टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। प्रशांत भैया को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगता है। मान लो प्रशांत भैया भी यहां से, प्रशांत भैया ने भागना शुरू करा, तो प्रशांत भैया को पूरा कंप्लीट करने में कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, एंड एट द सेम टाइम पे सेम पॉइंट से शुरू करा, एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, मान लो दोनों इस तरफ ही भागे, दिगराज सर भी इस तरफ भागे, प्रशांत भाई भी इस तरफ भागे, इन दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम में भागना शुरू करा। हमसे पूछ रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। भैया 18 मिनट लगा रहे हैं, प्रशांत 12 मिनट में ही भाग के कंप्लीट कर रहा है, तो प्रशांत आगे चल रहा होगा, तो ऐसा कितने मिनट बाद होगा कि दोनों वापस से सेम पॉइंट पे आएंगे। तो गिवन क्या क्या वैल्यूज हैं? गिवन वैल्यूज हैं 18, गिवन वैल्यूज क्या है? गिवन वैल्यूज क्या है? गिवन वैल्यूज है हमारी 18 और 12। हमें सोचना है इसका एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। तो गिवन से एक छोटा सा आंसर मान लें, मान लो 1 मिनट बाद, कैसा हो सकता है 1 मिनट बाद वो वापस कंप्लीट कर लें? अरे भाई प्रशांत को लग ही 12 मिनट रहे हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो 1 मिनट में वो वापस कैसे आ जाएगा? लॉजिकली इनकरेक्ट है भाई, पूरा कंप्लीट करने में टोटली 12 मिनट लग रहे हैं, तो 1 मिनट बाद वो वापस कैसे सेम पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे? 1 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि पहला राउंड करने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो छोटा आंसर तो नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गिवन से बड़ा आंसर, और बड़े आंसर के लिए हम लेते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल मतलब लीस्ट होता है, बड़े के लिए लीस्ट। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आंसर 36 आ रहा होगा आंसर। हाँ तुम वो निकाल लोगे, मेरे को बस ये बताना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में ना इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाना, ठीक है? 2 मिनट है तुम्हारे पास। ओ ये क्या हो गया? 2 मिनट में तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। यू हैव 2 मिनट्स। बहुत बढ़िया, अभी भी 50,000 बच्चे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यही जोश तो चाहिए यार। जिस दिन तुम ये जोश दिखाने लग जाओगे ना, 100/100 तुम्हारे कहीं नहीं गए। जिस दिन ये जोश के साथ तुम एंड तक क्लास में रहोगे ना, उस दिन तुम्हारे 100/100 कहीं नहीं गए। मैं साफ बोल रहा हूं, जोश हाई रहना चाहिए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे, बस इस जोश के साथ बैठे रहो और करते रहो। शाबाश, वेरी गुड। करो 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 जल्दी। भैया क्या अभय बैच के रिकॉर्डिंग लेक्चर ऐप पे होंगे? बिल्कुल होंगे जी, पर कोशिश करना लाइव लेक्चर रोज लो। उससे क्या है, लाइव लेक्चर का एक ही सिंपल मोटिव ये होता है कि रोज कंसिस्टेंट रह पाओगे।
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। मैंने सोचा मेल खोलता हूँ, मेल खोल के मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, है ना, किसी बच्चे को कुछ परेशानी आ रही होगी, है ना, कोई बच्चा बहुत ऐसे परेशानी से जूझ रहा होगा, कुछ डाउट पूछ रहा होगा मेरे से। बच्चा क्या मेल करता है, ये देखो, ये है भाई साहब मेल, ये है मेल। रैपट देखा, रैपट, इतना तुम्हारा मुंह होगा जितना मेरा हाथ है, सीधा पड़ेगा मुंह पे। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये पढ़ाई हो रही है, ये हो रही है इनकी पढ़ाई, ये देखो। मैंने सोचा है, ये पढ़ाई चल रही है इनकी। जितना तुम्हारा मुंह है ना, उतना मेरा हाथ है। अगर पड़ गया हाथ छप जाएगा। पढ़ाई कर ले। चलो, मैं सोच रहा हूं बैठ के बेचारा प्रॉब्लम पूछ रहा होगा कोई, है किसी को कुछ डाउट होगा, वो डाला होगा बच्चे ने मेल पे। ये 3 अलार्म क्लॉक है, वो अपने अलार्म को रेगुलर इंटरवल पे बजाती है। पहला अलार्म क्लॉक जो है वो 20 मिनट में बजती है, पहली अलार्म क्लॉक 20 मिनट में बजती है, दूसरी 25 मिनट पे बजती है, और तीसरी अलार्म क्लॉक जो है वो 30 मिनट में बजती है। ठीक है जी। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, 12 बजे उन तीनों ने बजना शुरू करा। ठीक है, 12 बजे तीनों एक साथ बजी। कितने बजे भैया, हमारा मान लो क्लॉक है, तो मान लो ये 12 बजे, 12 बजे तीनों की तीनों, 12 बजे तीनों की तीनों एक साथ बजी। तो हमें बताना है एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन, वो अगेन होगा बस। एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन, कौन से टाइम पे वो फिर से एक बार बीप करेंगी। 12 बजे वो तीनों एक साथ करी, तो 12 बजे के बाद पहली 20 मिनट बाद बजेगी, दूसरी 25 मिनट बाद, तीसरी 30 बाद, तो इस तरह से आगे आगे बजती रहेंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है भाई, 3 वैल्यूज है हमारे पास, 20, 25 और 30। क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों की तीनों 2 मिनट में ही बज जाएं? भाई पहली को बजने में ही 20 मिनट लग रहे हैं, 12 बजे के बाद जो पहली वाली है वो 20 मिनट बाद बजेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 मिनट पे बज जाएं तीनों एक साथ। पहली को ही बजने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो 2 मिनट में कैसे बज जाएंगे? तो गिवन से छोटा आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए, और बड़े आंसर के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो वी नीड एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। वी नीड एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। क्या आ रहा है आंसर? एलसीएम क्या आ रहा है पहले ये बताओ, एलसीएम क्या आ रहा है पहले ये बताओ, एलसीएम 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 क्या आ रहा है? एलसीएम क्या आ रहा है पहले ये बताओ, फिर उसको आर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एलसीएम तो तुम्हारा मिनट में आएगा ना। 20 मिनट है, 25 मिनट है, 30 भी मिनट में है, तो एलसीएम जो होगा वो भी मिनट में आएगा ना। एलसीएम क्या आ रहा है? 300 300 आ रहा है एलसीएम, सबका 300 आ रहा है। अब कोई 300 लिख रहा है, कोई 400 लिख रहा है, एलसीएम भी निकालना नहीं आ रहा क्या तुम्हें? क्यों भाई? 300 आ रहा है, तो एलसीएम इज 300 मिनट, 300 मिनट। ठीक है, अब देखो मेरी जान, मिनट को आर में कन्वर्ट करते हैं। देखना मेरी जान, 60 मिनट क्या होते हैं? 1 आर होता है। तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60 आर होगा। तो 300 मिनट कितने होंगे? 300 मिनट होंगे 300 इंटू 1/60, इतने घंटे। तो ये गया 6 5 से 30, तो ये हो गए 5 घंटे। तो अगर 12 बजे चली थी, 12 बजे तीनों एक साथ बजे थे, 12 बजे तीनों ने ड्रिंक 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 करा था, तो अगला जो होगा वो 5 घंटे बाद होगा। तो 12 के बाद 5 घंटे बाद क्या हो गया? सीधा 5 बजे। तो 5 पीएम पे वो तीनों वापस से एक बार और बजेंगी। 5 पीएम पे वो तीनों वापस से एक बार और बजेंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? 300 मिनट में हमें आंसर मिला था भाई, 60 मिनट 1 घंटे होते, तो 1 मिनट हो गया 1/60, तो 300 मिनट क्या हो गया? 300 इंटू 1/60 मतलब 5 घंटे हो गए। अरे क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है? कितने बच्चों ने सही आंसर दिया? सी दिया है 64% बच्चों ने। वेरी गुड। चलो
चलो इतना तो करा। एक लिख रहा है भाई नीट क्रैक करो जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है भाई तेरी बात मान ली भाई, ठीक है भाई मान ली भाई तेरी बात, चल अब पढ़ाई कर ले। चलिए चलिए अब आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज इर्रेशनैलिटी। वर्ड प्रॉब्लम्स, हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स अब जितनी भी होंगी तुम्हें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। गिवन से बड़ा आंसर है तो एलसीएम, गिवन से छोटा आंसर है तो एचसीएफ, ये निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इर्रेशनैलिटी। लास्ट टॉपिक इज इर्रेशनैलिटी। Irrationality is the last topic of this chapter. Prove that root 5 is irrational. बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है, ठीक है। तुमने साल के शुरुआत में ये क्वेश्चन करना सीखा है, मैं एक बार तुम्हें यहां पे वापस से करवाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ स्कूल्स में अलग तरीके से करवाया जाता है, कुछ मास्टर अलग तरीके से करवाते हैं। मैं जिस तरीके से करवा रहा हूं वो मेरे को लगता है सबसे आसान तरीका है, तो जिसको अगर नहीं आता है अभी भी तो ध्यान से सुनना। मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करते हैं वो जानते हैं, तो इसलिए शांति से एक बार देख लो। अगर मेरा तरीका तुम्हें अच्छा लगे तो तुम ये यूज कर सकते हो मेरी जान। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है चलिए देखो, रूट 5 इज इर्रेशनल। इसको प्रूव करने के लिए ना मेरी जान एक छोटा सा वो लगता है कॉन्सेप्ट, क्या, इफ एक थ्योरम है, ठीक है, एक थ्योरम है तुम्हारी छोटी सी, क्या, इफ P divides a square then P will divide a also। कि भाई अगर P जो है वो a स्क्वायर को पूरा डिवाइड करती है तो P जो है वो a को भी डिवाइड करेगी। सिंपल सा है, P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि मान लो क्या 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है? 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 बाय 2, 2 8 16 करता है। तो 2 जो है वो अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, ये लिखा गया है। 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है 16 बटे 2, 2 8 16 करता है। तो 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर देन 2 विल डिवाइड 4 ऑल्सो, ये लिखा है। क्या? if P divide a square then P will divide a also। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। भीड़ छटती जा रही है, भीड़ छटती जा रही है, भीड़ छटती जा रही है। मैं बोल रहा था तुम्हें आखिरी लेक्चर छोड़ो, 45 दिन छोड़ो, बच्चे 1.5 घंटे का लेक्चर भी पूरा नहीं देखते हैं। तो इसलिए तुम ये मत सोचो तुम्हारा कंपटीशन बहुत सारे बच्चों से है, ना ना ना, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ उनसे है जो आखिरी तक बिना डरे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डटे रहते हैं, और वो बहुत कम परसेंटेज बच्चा होता है, वो बहुत कम परसेंटेज बच्चा होता है। ठीक है चलिए, तो इफ P डिवाइड a स्क्वायर देन P डिवाइड a ऑल्सो, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक छोटा सा थ्योरम बोल सकते हैं इसे, या इसको जो भी कहते हो आप, वो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, तभी हम इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इर्रेशनल, हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इर्रेशनल। हम कहेंगे अच्छा इर्रेशनल प्रूव करना है ना, ऐसा करते हैं इसको रेशनल बोल देते हैं। अगर हम इसको रेशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे तो इर्रेशनल होगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या? हम मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज, हम मान लेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल। इर्रेशनल प्रूव करना था, हमने रेशनल मान लिया। अगर रेशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे हम तो इर्रेशनल बोल देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन यही होता है कि इसको रेशनल बोल दिया, अगर ये रेशनल प्रूव हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हो पाया तो इर्रेशनल, रेशनल नहीं तो इर्रेशनल होगा। बस ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखो
तो लेट रूट 5 इज रेशनल। एक तरीका है इसको करने का, वो तरीका ध्यान से देख लो, है ना। तो लेट रूट 5 इज रेशनल। तो अगर रूट 5 रेशनल है तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन विच p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, हैव p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब ये बिल्कुल अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इसको और आगे हम काट नहीं सकते, बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में। जैसे 5/15 ये रिड्यूस फॉर्म नहीं है, 1/3 ये रिड्यूस फॉर्म है। तो ये बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में, इसमें अभी कोई भी फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। वापस से देखो, हमने मान लिया रूट 5 रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट 5 बराबर p बाई क्यू इस तरह से लिख दिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, तरीका है वो, तरीका जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे मत सोचो कि भैया ये कैसे दिमाग में आएगा, रटने का तरीका है, रटने वाली चीज है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो क्या होगा, रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 5 बराबर आ गया p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इधर ले जाते हैं 5 इधर ले जाते हैं तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाय 5। हमें यहां पे दिख रहा है कि 5 डिवाइड्स, 5 ने p स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर दिया, तो देयरफॉर 5 विल डिवाइड p ऑल्सो। अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। तो मेरी जान अगर 5 ने p को डिवाइड करा, मान लो अगर 5 ने p को डिवाइड करा, p स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा था तो कुछ q स्क्वायर बन रहा था, मान लो जब p को डिवाइड करेगा तो कुछ बनेगा, मान लो n, ये n हम मान लेते हैं n बनेगा। 5 को इधर ले जाएं तो p की वैल्यू बन गई 5n, p की वैल्यू बन गई 5n, ठीक है, ये p की वैल्यू है। इस p की वैल्यू को इसमें पटक देते हैं, तरीका बता रहा हूं ध्यान से देखना, बाद में एक और बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी तरीका देख लो बस। तो एक बार वापस से समझाता हूं, देखो हमने मान लिया रेशनल है तो p बाई क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी तो दिखा 5 ने p स्क्वायर को डिवाइड करा, अगर 5 ने p स्क्वायर को करा तो 5 p को भी करेगा, तो 5 अगर p को करेगा तो मान लो कुछ n निकलेगा, कोई n बनेगा, तो p बराबर 5n, ये p बराबर 5n इसमें रख दो तो बन रहा है q स्क्वायर बराबर 5n का होल स्क्वायर अपॉन में 5, तो बन रहा है q स्क्वायर बराबर 5n का होल स्क्वायर क्या होगा मेरी जान, 25n स्क्वायर अपॉन में 5, 5 5 से 25 होता है, तो q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5n स्क्वायर, q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5n स्क्वायर। तो 5 को नीचे ले जाए तो q स्क्वायर बराबर बन गया अपॉन 5 बराबर बन गया n स्क्वायर। यहां पे हम देख सकते हैं 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 विल डिवाइड q ऑल्सो, q को भी डिवाइड करेगा, अगर q स्क्वायर को डिवाइड करे तो q को भी डिवाइड करेगा। तो मान लो जब 5 जो है वो q को डिवाइड करता है तो मान लो m बनेगा, जब p को डिवाइड करता तो n बनता था, मान लो 5 q को डिवाइड करेगा तो m बनेगा, ये हमने मान लिया लेट। इधर ले जाएं तो q की वैल्यू आ गई 5m, p की वैल्यू 5n, q की वैल्यू 5m। अगर हम p अपॉन q अब करें तो p की वैल्यू है 5n, q की वैल्यू है 5m। यहां पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है, p अपॉन q करने पे एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। क्या बोला मैंने, p अपॉन q करने पे एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। ये क्या है, 5 एक कॉमन आ रहा है ना, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो ये क्यों मिला, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने कुछ रॉन्ग एजम्पशन मान ली थी। हमने क्या गलत एज्यूम कर लिया था, हमने गलत ये मान लिया था कि रूट 5 रेशनल है, ये हमने गलत मान लिया था भाई। तभी तो हमने पहले बोला p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया तो ये तो गलत हो गया। पहले हम मिल रहे थे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। तो एक कॉमन फैक्टर इसलिए आया क्योंकि हमने एक गलत एजम्पशन ले ली थी। वो गलत एजम्पशन ये थी कि रूट 5 इज रेशनल।
तो एक गलत एजम्पशन ले ली थी बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट, क्या रॉन्ग एजम्पशन थी कि रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 को हमने गलती से रेशनल बोल दिया था, तो भाई हमने गलती कर दी, हमें माफ कर दो, सॉरी। तो देयरफॉर हेंस अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, रूट 5 इज इर्रेशनल। रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल। एक बार और बताऊंगा, उससे पहले 1 मिनट इस पूरे को वापस से देखो, तुम समझ में आ जाएगा तुम्हें, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। एक बार वापस समझाऊंगा पर एक बार देख लो, एक बार 1 मिनट के लिए ध्यान से बिना कुछ सोचे समझे इसको एक बार देख लो। एक बार देख लो इसे, समझाऊंगा फिर से समझाऊंगा पर एक बार देख लो। समझे भैया? मेरे वंश बोल रहा है भैया मेरे घर पनीर बना है। कभी ये मत बोलियो भैया आ जाओ पनीर बना है, हर बार जलाने की बातें करता है ना कि भैया पनीर बनाए मेरे घर पे। कभी बुलाइए मत मुझे खाने के लिए कि भैया मेरा घर का एड्रेस ये आ जाओ, मम्मी ने पनीर बनाया आपके लिए भी, खुद ही खाते रहिए अकेले, है ना। ठीक है बेटा, दुनिया बड़ी जालिम है यार, पता चल गया भाई साहब, बड़ी जालिम दुनिया है। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, जैसे वंश हमारा सगा नहीं निकला ऐसे कोई किसी का सगा नहीं है। सैड यार, सैड हो गया, सैड हो गया। चलो नहीं पढ़ा रहा मैं, मन नहीं कर रहा, जाओ यार बंद करो क्लास, नहीं मन कर रहा मेरा पढ़ाने का। इंसान सुबह से भूखा है और वंश बोल रहा है पनीर बना है। वंश बेटा कल देखियो अगली क्लास में मैं लाइव क्लास में पनीर खाऊंगा, फिर जलाऊंगा तुम्हें। सेड हो गया, सेड। चलो एक बार और समझाता हूं, देखो हमें प्रूव करना था कि रूट 5 इर्रेशनल है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम बोल देंगे इरेशनली रेशनल है, हमने तो कह दिया भाई रेशनल है। अच्छा रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, p स्क्वायर अपॉन 5 बना। तो मैंने कहा अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये थ्योरम तो हमने अभी पढ़ी है कि अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो जब 5 ने p को डिवाइड करा तो मान लो n बना, तो p बराबर 5n बना। ये 5n उठा के यहां रख दिया तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर एन स्क्वायर बना। तो हमने देखा 5 अगर क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो 5 क्यू को भी करेगा, तो क्यू अपॉन 5 बन गया m, तो क्यू बराबर 5m। p हमें 5n मिला, q हमें 5m मिला। जब हमने डिवाइड करा तो हमें लगा ये तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर आना तो नहीं चाहिए भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमने पहले बोल दिया था कि इट डज नॉट हैव, पहले तो हमने बोल दिया था इट डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, और अब यहां पे कॉमन फैक्टर दिख गया हमें, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ये गलती हो गई। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी कि रूट 5 इज रेशनल। हमने रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी कि रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 रेशनल नहीं है, इट इज एन इर्रेशनल नंबर, लास्ट में लिख दिया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया तुमने? इसको लिख लो, इसको लिख लो। अब तो क्लियर है ना? अब तो क्लियर है ना? अब तो क्लियर है ना? हाँ चलो, अब तो क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला गया है, हमें बोला गया है, हमें बोला गया है। इससे पहले एक और चीज बताता हूं, इससे पहले एक और चीज बताता हूं, इससे पहले एक और चीज बताता हूं, एक छोटा सा और कुछ काम की बात बताता हूं, एक छोटी सी कुछ काम की बात और बताता हूं, कुछ काम की बात और बताता हूं। देखो देखना, रेशनल में इर्रेशनल जोड़ दो, रेशनल में इर्रेशनल माइनस कर दो,
रेशनल में इर्रेशनल मल्टीप्लाई कर दो या रेशनल में इर्रेशनल डिवाइड कर दो, ठीक है। इन सारे ही केसेस में हमें नंबर मिलेगा इर्रेशनल, इन सारे ही केसेस में हमें नंबर मिलेगा इर्रेशनल, इन सारे ही केसेस में हमें नंबर मिलेगा इर्रेशनल। ये जो भी है ना, क्या बोले, ठीक है। चलिए, तो अगर हम मेरे घर पे लिट्टी चोखा बना है बेटा, तू चलो, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, रेशनल में इर्रेशनल ऐड कर दो, रेशनल में इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट कर दो, रेशनल में इर्रेशनल कुछ भी कर दो तो इर्रेशनल ही मिलेगा। दूसरा, रेशनल में रेशनल ऐड कर दो, रेशनल में रेशनल माइनस कर दो, रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई कर दो, रेशनल में रेशनल डिवाइड कर दो, तो इन केसेस में सारे के सारे रेशनल होंगे। तीसरा, अगर तुम पूछो दो इर्रेशनल की, कि इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड कर दो, इर्रेशनल में इर्रेशनल माइनस कर दो, इर्रेशनल में इर्रेशनल मल्टीप्लाई कर दो, तो इर्रेशनल में इर्रेशनल डिवाइड कर दो, इस केस में वी कैन नॉट से, इस केस में वी कैन नॉट से, इस केस में वी कैन नॉट से। तो इतना तुम्हें ध्यान रखना है, इतना में तुम्हें ध्यान रखना है, क्या रेशनल इर्रेशनल अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो हमें इर्रेशनल मिलेगा, रेशनल रेशनल दो रेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल मिलेगा, दो इर्रेशनल अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो कैन नॉट से, कभी रेशनल कभी इर्रेशनल मिल सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, यहां काम आएगा, देखना। हमें दे रखा है कि इफ √3 इज इर्रेशनल, हमें गिवन है √3 इज इर्रेशनल, हमें बोल रखा है, पहले से ही बोल दिया कि √3 इर्रेशनल है। नाउ टू प्रूव 2 माइनस √3 इज इर्रेशनल, हमें प्रूव करना है 2 माइनस √3 इज ऑल्सो इर्रेशनल। तो जब भी रेशनल इर्रेशनल प्रूव करते हैं हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो लेट 2 माइनस √3 इज रेशनल। भाई हमें इर्रेशनल प्रूव करना था ना, हमने रेशनल मान लिया, हमें इर्रेशनल प्रूव करना था ना, हमने रेशनल मान लिया। अगर रेशनल है तो 2 माइनस √3 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है मेरी जान। अब देखो √3 को इधर ले जाओ, P अपॉन Q को इधर ले जाओ, तो 2 माइनस P अपॉन Q बराबर √3 हो गया। अब देखना ध्यान से देखना, 2 इज अ रेशनल नंबर, P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल माइनस रेशनल ये एक रेशनल नंबर देता है, पर हमें गिवन है √3 इर्रेशनल है, ये हमें यहां पे इर्रेशनल दे रखा है। तो दुनिया में कभी ऐसा हो सकता है कि रेशनल और इर्रेशनल बराबर हो जाए, यहां पे इक्वल टू का साइन है, रेशनल और इर्रेशनल इक्वल हो जाए, रेशनल इर्रेशनल इक्वल हो जाए, तो यहां पे तो एक रेशनल जो है वो इर्रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये वापस से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। हमने रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी, वापस से हमने रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी। क्या रॉन्ग एजम्पशन थी, कि 2 माइनस √3 इज रेशनल, हेंस हमने गलती कर दी, हमने रेशनल मान लिया, तो अब क्या है, ये इर्रेशनल, हेंस दिस इज इर्रेशनल। क्लियर है मेरी जान। भैया आप थकते नहीं हो क्या, 6 घंटे 7 घंटे क्लास ली हमने, 12 घंटे भी ले सकते हैं, यही तो पहचान होती है। चलो, तो हमें दे रखा था √3 इर्रेशनल है और हमें प्रूफ करना था 2 माइनस √3 इज ऑल्सो इर्रेशनल। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करा मेरी जान,
हमने बोल दिया इरेशनल प्रूफ करना है ना, कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। तो इरेशनल प्रूफ करना था, हमने कहा रेशनल है। अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, और अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी बाई क्यू इधर ले गए, √3 इधर ले गए, तो रेशनल माइनस रेशनल। मैंने कहा था ना कि रेशनल और रेशनल अगर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो फाइनली हमें रेशनल ही मिलता है। तो रेशनल रेशनल आपस में माइनस हुए तो रेशनल ही मिलना चाहिए, पर यहां इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो बराबर हो ही नहीं सकते, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो देयरफॉर ये कॉन्ट्रडिक्शन हुई, तो हेंस 2 माइनस √3 जो है हमारा, ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना मेरी जान, एक चीज और ध्यान रखना मेरी जान, कभी कभी ये हमें गिवन नहीं होता। हमें डायरेक्टली बोल दिया जाएगा प्रूव दैट 2 माइनस √3 इज इरेशनल। हमें डायरेक्टली बोल दिया जाएगा प्रूव दैट 2 माइनस √3 इज इरेशनल। अगर हमें डायरेक्टली बोल दिया जाएगा और हमें ये नहीं दिया होगा √3 इज इरेशनल, तो हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना होगा। कैसे करेंगे भैया √3 को इरेशनल प्रूफ? ऐसे करेंगे ना मेरी जान, जैसे √5 को करा, ऐसे √3 को पहले इरेशनल प्रूफ कर देना। तो पहले एक बार √3 को इरेशनल प्रूफ कर देना, फिर उसके बाद ये स्टेप्स करना। क्या मेरी बात समझ में आई मेरी जान? क्या मेरी बात समझ में आई मेरी जान? कभी कभी ये नहीं गिवन होगा। अगर ये नहीं गिवन है, मैं काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी जान, कुछ काम की बात बता रहा हूं। कुछ काम की बात क्या है? एक तो ये पता नहीं क्या खुल जाता है। कुछ काम की बात ये है कि इफ दिस इज नॉट गिवन, इफ दिस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, देन फर्स्ट प्रूव इट इरेशनल, देन फॉलो सेम स्टेप्स, देन फॉलो सेम स्टेप्स। फिर उसके बाद क्या, जैसे ही तुमने √3 को इरेशनल प्रूव कर दिया, फिर उसके बाद आगे से ये कर दोगे शुरू, बस फिर आगे ये लिख देना 4 लाइन। तो ये √3 इरेशनल गिवन था। अगर नहीं गिवन है तो पहले √3 इरेशनल प्रूव कर देना, फिर कह देना √3 इरेशनल, फिर आगे लिख देना ये। तो हेंस फॉलो सेम स्टेप्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? तो ये हो गई हमारी इरेशनैलिटी प्रूव करने वाली बातें। ठीक है, ये हो गई हमारी इरेशनैलिटी प्रूव करने वाली बातें। तो जब भी तुम्हें इरेशनल प्रूफ करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन से तुम प्रूफ कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पोल डाल दूं? चलो देखते हैं कितनों को आता है। शायद कुछ बच्चों को आता हो, शायद कुछ बच्चों को आता हो। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन छुट्टी। इतना ही है चैप्टर, है ही क्या? है ही क्या चैप्टर में? बता तो रहा था तुम्हें, है ही क्या चैप्टर में? बता तो रहा था। कहां है हमारा वो पेज? चैप्टर में क्या क्या था? HCF LCM टॉपिक कवर्ड, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी करी हमने थोड़ी देर पहले, इरेशनैलिटी कवर हो गई। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572, 699, लीविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब इसके लिए ये, दूसरे वाले के लिए ये, तीसरे वाले के लिए। तो 445 को जब करता है तो रिमाइंडर हमें 4 देता है, 572 के बाद रिमाइंडर हमें 5 देता है, और जब 699 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हमें 6 देता है। तो कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर है जो कि जब इसे डिवाइड करे तो रिमाइंडर 4 मिलता है, यही नंबर जब 572 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 मिलता है, यही नंबर जब 699 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमें 6 मिलता है। ये एक ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट मतलब समझना, समझना मेरी जान, समझना ध्यान से। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ये क्या है? एक ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। फाइंड द हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट को हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। तो फाइंड वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 दे, और वही नंबर जब इसे डिवाइड करे तो 5 दे, इसे डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमें 6 दे। तो वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा
जो इसको डिवाइड करने में 4, इसको 5 और इसको 6 दे। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताना, अब एक बात बताना, एक बात बताना, एक बात बताना, जब हम 39 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है। 39 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा भाई, पूरा डिवाइड होता तो रिमाइंडर 0 मिलता। सिमिलरली ये नंबर जब इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 4 मिल रहा है, तो कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा। ये नंबर इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट डिवाइड करता तो फैक्टर होता। तो ये नंबर जब इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 4 दे रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। सिमिलरली जब 2 39 को डिवाइड कर रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, एक रिमाइंडर दे रहा है। तो अगर हमें इस नंबर को 2 से कंप्लीटली डिवाइड करना है, ध्यान देना वर्डिंग्स पे ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं। 39 को जब 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। 39 को जब 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। 39 में से ऐसा क्या माइनस करें जिससे 2 उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 39 में से ऐसा क्या माइनस करें जिससे 2 उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 दे दे। वापस से सुनना मेरी जान, ये बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 दे, इसको करने पे 5 दे, इसको करने पे 6 दे। कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ कुछ रिमाइंडर दे रहा है। मैं एक रैंडमली एग्जांपल तुमसे पूछ रहा हूं, मैं एक रैंडम एग्जांपल तुमसे पूछ रहा हूं कि मान लो 39 को 2 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 39 में से ऐसा क्या माइनस करूं जिससे 2 उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 39 में से ऐसा क्या माइनस करूं जिससे 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या माइनस करूंगा मैं? 1 माइनस करूंगा। जैसे ही मैंने 39 में से 1 माइनस करा, ये बन गया 38, और 38 2 को पूरा डिवाइड कर देता है। 38 2 से पूरा डिवाइड होता है। 2 1 2, 2 9 18, तो 19 बन गया। क्या मेरी बात समझ में आई? 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 तो अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, तो उसमें से रिमाइंडर को माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम? रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, ये नंबर पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे दे, तो इस नंबर में से क्या माइनस करूं भाई? इस नंबर में से क्या माइनस करूं कि रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाए? जैसे 39 में से क्या माइनस करा जिससे पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 मिला। पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 मिलना, तो 39 में से हमने रिमाइंडर माइनस करा। तो सिमिलरली 445 में से क्या माइनस करूं कि रिमाइंडर 0 मिल जाए? 4 माइनस करूंगा। 572 में से क्या माइनस करूं कि रिमाइंडर 0 मिल जाए? भाई अभी तो रिमाइंडर 5 मिल रहा है, तो अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 699 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि इसको अगर मैं निकालूं 445 में से 1 441, 572 में से 5 गए तो 563, 567, 699 में से 6 गए तो 693। अब हम बताएंगे वो कौन सा नंबर होगा जो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 दे दे। डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 दे दे। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? वही तो HCF की डेफिनेशन होती है, वही तो HCF की डेफिनेशन होती है, यही तो HCF की डेफिनेशन होती है। तो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 441, 567, 693. We have to find HCF of 447, 441, 567 and 693. ये हमारा आंसर होगा।
63 आंसर आ रहा है सबका, ए आंसर आ रहा होगा सबका, ए इज द राइट आंसर। कितनों ने दिया है? 71% बच्चों ने। तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब है? तुमने मेरे से पहले आंसर दे दिया, तुम्हें समझ में आता है ये सब? पल्ले पड़ता है ये सब तुम्हें? ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी भारी भारी चीजें समझ में आती हैं? हैं ये कि 39 में से क्या माइनस करें कि रिमाइंडर 0 हो जाए, 39 में से क्या माइनस करें जिससे 2 पूरा डिवाइड कर दे, 39 में से रिमाइंडर माइनस करेंगे, ये समझ में आता है तुम्हें? सही में? वाह यार, मुझे तो नहीं आता समझ में। ये समझ पाते हो तुम कि 445 में से 4 माइनस करेंगे, 572 में से 5, 699 से 6, तो हमें ये नंबर मिल गए। इन नंबर को ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है, इन तीनों को ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? उसे ही तो एचसीएफ कहते हैं, वही तो एचसीएफ की डेफिनेशन होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें हाईएस्ट ही तो निकालना था, इन तीनों का हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है, कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसे डिवाइड कर देगा? तो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा क्या? एचसीएफ। समझ पा रहे हो? सही में समझ पा रहे हो? वाह यार, वाह यार, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? बस रिमाइंडर माइनस करना है, तीनों में से रिमाइंडर माइनस करा, जो इसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है वो तीनों में माइनस करा, एचसीएफ निकाल दिया, आंसर है। इसका एचसीएफ निकाल के बच्चों का 63 आ रहा है, 63 आ रहा है, तो 63 इज द राइट आंसर। बच्चे बोल रहे हैं, मैंने अभी नहीं करा, तुमने करा है कैलकुलेशन 63। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। आपका पहला चैप्टर रियल नंबर्स फाइनली समाप्त होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। अब इसके बाद आप रियल नंबर्स का हर एक सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा आप फोड़ के आओगे। मैंने शुरुआत में ही बोला था, यहां पे मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, क्रैश कोर्स है ये। क्रैश कोर्स में हम वो चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगी। और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आज के लेक्चर को अगर तुमने ध्यान से पूरी शिद्दत से पढ़ लिया तो तुम बोर्ड का हर एक सवाल इस चैप्टर का फोड़ के आओगे। इसके अलावा पूरे बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। सारे कॉन्सेप्ट, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, नंबर मतलब वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आगे के आपके जो लेक्चर्स हैं वो हो रहे होंगे नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप के अंदर, अभय बैच के अंदर आपके सारे के सारे आगे के लेक्चर्स हो रहे होंगे। इसी तरीके से हम हर एक लेक्चर के, हर एक चैप्टर के वो कॉन्सेप्ट, वो तरीके, वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की और फाड़ू क्लास के अंदर, आपके अभय बैच के अंदर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आपकी अभी 9 बजे क्लास है प्रशांत भैया की, वो अटेंड कर लेना। जो 9th वाले बच्चे हैं, आपके दोस्तों को, जो भी आपके सहपाठी हैं क्लास 9th वाले, तो क्लास 9th वालों, क्लास 9th की क्लास जो है अभी 9 बजे है, 9 बजे आप वो वाली क्लास अटेंड कर लेना। अभी के लिए हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले अभय बैच के मैथ्स के लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। बाय बाय बाय।